दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम गत वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष पर बात कर रहे थे और उस समय जो सूक्ष्म शिक्षण के विविध सोपान होते हैं, जो सूक्ष्म शिक्षण का मूल कंसेप्ट है, उस पर हमने बात की थी। दोस्तों, जो शिक्षण एक विषय ऐसा है जिसमें हमें लचीलापन रखना पड़ता है। हमें लगातार ये प्रयास करना पड़ता है कि जो भी बच्चा है वो हमसे सीख कर जाए। उसके लिए हमें अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ती है। बार बार हमें अपने शिक्षण तकनीक को बदलना पड़ता है। कभी उनको खिलाना पड़ता है, कभी उनको कहानी सुनानी पड़ती है, कभी हमें सवाल जवाब करने पड़ते हैं। तो जो हमारे शिक्षाविदों ने ये महसूस किया कि कैसी कैसी एक्टिविटी करवाई जा सकती है जिससे बच्चा जो कुछ हम बच्चे को देना चाहते हैं वो उसे अच्छे से ग्रहण कर ले। विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चे में जो कुछ होता है उसके अंतर्निहित होता है। वो बात आज भी सच है और मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को माना भी है। हमें केवल फैसिलिटेटर के तौर पर बच्चे में वो जो निहित अंतर शक्ति होती है, उसमें निहित जो बौद्धिक क्षमता होती है, भावात्मक क्षमता होती है, जो वैचारिक क्षमता होती है, उसको बाहर निकालना होता है। तो हम सब शिक्षकों का, शिक्षाविदों का, पॉलिसी मेकर का, सबका काम यही होता है कि हम बच्चे के अंतर्निहित जो क्षमता है उसको बाहर निकालें। और उसके लिए समय समय पर जो शिक्षा पर नवाचार होते रहते हैं। इसी में एक ये नवाचार हमारा सूक्ष्म शिक्षण का है। यह सूक्ष्म शिक्षण जो इन सर्विस टीचर्स जब काम करते हैं उससे पहले उनको इस शिक्षण के लिए तैयार करना होता है। और ये एक ट्रेनिंग की स्पेशल टेक्निक है जिससे हम क्लासरूम टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब क्लासरूम टीचर को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक छोटे छोटे काम करने होते हैं जिससे बच्चा हमसे अधिक जुड़ सके और वो पढ़ाई में रुचि ले सके। पढ़ाई में रुचि लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पास जो बच्चा होता है, मान लो छठी क्लास का बच्चा है, 7वीं 12वीं तक बच्चा भी इतना बौद्धिक स्तर पर सक्षम नहीं हो पाता, वो पढ़ाई का महत्व उतना नहीं समझ पाता। इसलिए उसको पढ़ाई ऐसे लगनी चाहिए कि उसके जीवन से जुड़ी हुई है, उसके एक तरह से वो खेल होना चाहिए, उसके लिए भोजन होना चाहिए, उसके लिए मस्ती का आलम होना चाहिए। तो इसलिए सूक्ष्म शिक्षण पर जो एचिसन है, एलन है, बुश है, शाह है, इन्होंने इन्होंने बहुत गहराई से काम किया था और हमारे लिए ये वरदान के तौर पर हमें आज ये सूक्ष्म शिक्षण का कंसेप्ट मिल रहा है। परंतु साथियों, कभी भी देखना भी कोई भी एक कंसेप्ट दिया जाता है तो उसमें केवल हम उसको लेख से बंद कर नहीं रह सकते, हमें उसमें अपनी ओर से कुछ न कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। तो मूल कंसेप्ट जो देता है उसके प्रति हमें हमेशा श्रद्धावनत रहना चाहिए, परंतु अपनी बात को, अपने अनुभव को उसमें साथ शामिल करना चाहिए। तो हम आज का जो वीडियो है उसमें ऐसी नवाचार पर और जो हम कुछ उसमें शामिल कर सकते हैं उस पर दोनों को मिक्स करके अपनी बात कहेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो जो इसमें कौशल आते हैं उसके घटकों के बारे में पूछ लिया जाता है, या जो पासी ने कितने घटक दिए हैं उसमें ये घटक है या नहीं है, या एलन ने कितने घटक दिए, कौशल दिए हैं, उन पर बात की जा सकती है। तो हम बात को वहीं से शुरू करते हैं। जो इसके प्रारंभिक करता है एलन और उनके साथी थे रेवान, उन्होंने 14 स्किल्स, जो टीचिंग स्किल है माइक्रो के, वो दिए थे। और उसमें से ये प्रश्न कौशल होना, प्रश्न भी खोजपूर्ण प्रश्न होना, प्रभाव होना, फिर उद्दीपन परिवर्तन, फिर प्रस्तावना, फिर दृष्टांत, फिर ये श्यामपट, आजकल तो ये श्यामपट भी हो गया, हरितपट भी हो गया, श्वेतपट भी हो गया, तो कई प्रकार के पट आ गए हैं। तो प्रस्तावना, पुनर्बदन, इस प्रकार के 14 कौशल दिए हैं और 13 कौशल पाशी ने दिए हैं। वो उनके दोनों के एक तरह से मिक्स कौशल दिए हैं। एक वो संप्रेषण कौशल है जो पाशी ने नहीं दिए हैं, परंतु एलन और रेयान ने उसका जिक्र किया है। अब दरअसल संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण तो एक पूरे कंसेप्ट में होता है। संप्रेषण का मतलब होता है कि जो हम बात कहते हैं वो सामने वाले तक ठीक ठीक ढंग से पहुंच जाए, उसको संप्रेषण कहते हैं। तो इसलिए ये हम कुछ जो मुख्य कौशल है
जो आधारभूत कौशल है, उस 7 कौशल है, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम कौशलों पर जब बात करते हैं तो स्टूडेंट टीचर को ये समझाते हैं या उनसे मुखातिब होकर कहते हैं कि आपको इन कौशलों के जो घटक है उसकी बारीकी समझ होनी चाहिए। वो समझ नहीं होती है तब तक उस कौशल पर आप ढंग से काम नहीं कर सकते। जैसे हमने बात की प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है कक्षा में माहौल बनाना। अब समझ लेते हैं, कई बार क्या है कि डीलेट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ISC संस्थान बीकानेर में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ भी स्पेशल ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सामान्यतः प्रश्न बनाते हैं कि हम किस देश में रहते हैं, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हो, ऐसे सवाल हम पूछ लेते हैं। तो ये एक आपको एक प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना चाहिए, ये आपको माहौल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कक्षा पर बात कर रहे हैं, किस स्तर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, किस कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो उन सब को देखते हुए आपको वो माहौल बनाना है। प्रस्तावना का मतलब ही कक्षा में जाने से पहले एक वार्म अप होना होता है। जैसे हम कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, तो पहले वार्म अप होता है, तो वार्म अप है एक तरह से। तो ये माहौल बनाना होता है प्रस्तावना का मतलब। तो अब प्रस्तावना कौशल में क्या क्या ध्यान रखना है, अर्थात उसके कौन से घटक है जिस पर हम स्टूडेंट टीचर का मूल्यांकन करते हैं और उसको समझाते हैं कि आपको इन बातों की जानकारी रखनी है और इन बातों पर आपका फोकस होना चाहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं करें ताकि विद्यार्थी आपके साथ अच्छे से जुड़ सके। एक तो पूर्व ज्ञान, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे हम बच्चे के साथ कक्षा 6 में पढ़ा रहे हैं तो उसमें 5वीं तक क्या पढ़ा है, एक एग्जैक्ट आपको जानकारी नहीं हो सकती, परंतु कुछ औसत बच्चे के आधार पर आप ऐसा बना सकते हो कि ऐसी जानकारी बच्चों को होगी। तो पूर्व ज्ञान जरूरी है, उसके आधार पर प्रस्तावना कौशल तैयार होता है। फिर वो मूल पाठ उद्देश्य से कोरिलेट होना चाहिए। कई बार प्रस्तावना हम बना देते हैं कुछ और मूल पाठ होता है कुछ। जैसे हम पढ़ा कविता रहे हैं और हम बात कर रहे हैं विज्ञान की, तो अब विज्ञान का कोई उदाहरण लेकर के आप कविता पढ़ाते हो तो अगर वो संबद्ध है तो ठीक है, कोई विज्ञान के विषय पर आधारित कविता है तो ठीक है। कविता तो है कोई दर्शन की और आप विज्ञान की बात करते हो तो वो फिर मूल पाठ से हट जाएगी। तो इसलिए संबद्धता जरूरी है। आपको लगना चाहिए कि जहाँ बात से शुरू हो रही है वो बात आपके मूल पाठ से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपको व्याकरण पढ़ाना है तो व्याकरण से ही संबंधित प्रस्तावना की जानी चाहिए। कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता के इर्द गिर्द ही आपका माहौल बनना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई प्रेमचंद की कहानी पढ़ा रहे हो तो दूसरी कहानियों की बात करो, एक कहानी सुना दो, फिर बताओ भी आपने ऐसी कौन सी कहानियां पढ़ी है। प्रेमचंद की कोई कहानी याद है क्या, तो नहीं पता, आज हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे। कविता की बात करते हो, जयशंकर प्रसाद की कविता आपको बनानी है तो फिर सुमित्रानंद पंत की कविता की बात कर लो, 2-4 दिन कविताएं लिख दो। महादेव वर्मा की कविता लिखो, उत्तर रजनी, क्षितिज बसंत रजनी, तो ऐसी कोई कविता पढ़ा दो। फिर पूछ लो भी ऐसी प्रसाद की कविता आपको याद है कि नहीं है, तो फिर आज हम उसकी कविता पढ़ें। तो समान भाव की कई कविताएं होती है, तो उन कविताओं के आधार पर आप जो पढ़ाने वाली कविता है उस पर आ सकते हो। तो कहना का यहाँ तात्पर्य यह है कि आपको वो मूल पाठ से संबद्ध रहना चाहिए। तो उपयुक्त अधिगम सामग्री, इसका मतलब है आपकी जो लर्निंग और टीचिंग जो मटेरियल है, आप कार्डबोर्ड बनाते हो या कोई डायग्राम बनाते हो या कुछ शीट वगैरह ले जाते हो तो वो उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे आप कोई भारी भरकम सामान लेकर गए हो, वहां प्रस्तुत कर रहे हो और पढ़ाना आपको कुछ है, तो इसमें ज्यादा कोई प्रस्तावना में आपको ज्यादा कोई टीचिंग एड की जरूरत नहीं होती है। एक माहौल बनाना होता है। आपको अच्छी कहानी आती है, कहानी सुना दो, कविता सुना दो, कुछ डायग्राम बना के बता दो, कुछ ऐसे माहौल बना दो, कुछ बातचीत भी करके भी आप प्रस्तावना प्रस्तुत कर सकते हो। फिर वो टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, 5-7 मिनट में आपको प्रस्तावना करनी पड़ती है। अब ये एक विषय है, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जो पाठ कठिन होता है तो उसके लिए बच्चे को तैयार करने के लिए आपको प्रस्तावना का 5-7 मिनट से ज्यादा भी लेना पड़ सकता है, और कहीं पर आपको ज्यादा वो पाठ पीछे से चल रहा है तो उसमें
ज़्यादा प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वहाँ आप काम टाइम कम भी दे सकते हो। फिर रुचि, अभिप्रेरणा, उत्साह, ये सब चीज़ें तो सब जगह काम आएगी भी। आप वो पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे रुचि लेने चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन मिलना चाहिए और बच्चा एक तरह से सजग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये घटक है इस कौशल के, जिसके आधार पर स्टूडेंट टीचर का, साथ ही स्टूडेंट टीचर मूल्यांकन करेंगे और जो उसका प्रशिक्षक होगा, जो कॉलेज का जो प्रोफेसर होगा, वो इस पर अपनी टिप्पणी भी करेगा। तो जो हम इस कौशल को एक रिटर्न में तैयार करते हैं, उसकी एक प्रोसेस होता है। आप यहाँ देखना, पहले हम ये योजना बनेगी। तो योजना में क्या होगा, ये क्लास, कक्षा का नाम, कालांश का नाम, विषय का नाम, उपविषय का नाम, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे बिहेवियर होगा, स्टूडेंट टीचर क्या बोलेगा और स्टूडेंट टीचर जो एज ए स्टूडेंट बने हुए वहां पर वो क्या करेंगे। तो यहाँ ये घटक, मतलब कौन कौन से इन घटकों का प्रयोग हुआ, ये सारे जो घटक हैं। तो इस प्रकार जैसे पूर्व ज्ञान का इन्होंने सभी उपयोग किया है, तो पूर्व ज्ञान करेक्ट, इसका मतलब उसने इसको एक तरह से ये यहाँ पर इसमें कोई कमी नहीं है। तो इन घटकों में कहीं कमी रहती है तो फिर हम यहाँ उसको जो विद्यार्थी शिक्षक प्रस्तुत करता है उसको बताते हैं कि तुम यहाँ तुम्हारी कुछ कमी रह रही है, यहाँ तुम ठीक हो, ये तुम्हारा बहुत ही बेहतर है। इन सब बातें करके हम उसके इस प्रस्तावना कौशल के घटक को ठीक कर सकते हैं, ताकि वो जब मूल लेसन देने जाए तो उसका प्रस्तावना कौशल बढ़िया हो सके, और जब कोई नौकरी लगे और स्कूल में जाकर असली प्रोफेशन करे तो वहाँ वो अच्छे से काम कर सके। तो ये जो इसमें हमने जो घटक लिखे हैं वो घटक लगभग घटक सब जगह आते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान वाला घटक छोड़ दो, ये मूल पाठ उद्देश्य, ये उपयोग सामग्री, ये अवधि, रुचि, ये सब घटकों में समान रूप से काम आते हैं। जैसे आप प्रश्न कौशल लेते हैं, एक दूसरा कौशल बात करते हैं। प्रश्न कौशल में जो पासे साहब हैं उन्होंने दोनों प्रकार के कौशलों का किया है कि खोजपूर्ण प्रश्न में बच्चे को आना चाहिए, विद्यार्थी शिक्षक को, और उसमें प्रभाव भी होना चाहिए, मतलब निरंतरता, तारतम्यता होना चाहिए। प्रश्न से प्रश्न के उत्तर से प्रश्न ऐसे बनना चाहिए। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत में कौन कौन सी नदियां बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती तो अंदर से विलुप्त हो गई है, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ऐसी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, एक यहाँ से प्रश्न उठेंगे, या यमुना नदी कहाँ बहती है, फिर कोई नदी का प्रश्न, ऐसे आपको तारतम्य से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मतलब जैसे साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार में क्या है कि जो साक्षात्कार एक तो लेने वाला होता है, देने वाला होता है। जो देने वाला होता है उसका जो उत्तर होता है उसी से अगला प्रश्न साक्षात्कारकर्ता उठाता है। तो वैसे ही प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए। अब दूसरी बात, ये सब जगह लाते व्याकरणिक कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पहले से तैयारी कर ले कि व्याकरणगत कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी शिक्षक है वो वहाँ पर उसकी कोई कमी पहले से नहीं निकाले और वहाँ क्लास में जाकर के उसकी हंसी न उड़ाए। क्योंकि विद्यार्थी भी आजकल समझदार होते हैं, और वो अगर शिक्षक कहीं गलती कर रहा होता है तो फिर वो शिक्षक का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। फिर संबद्धता उसमें आएगी थी, लेवल बच्चे के लेवल का होना चाहिए। संक्षिप्त प्रश्न क्या होता है कि प्रश्न की भाषा ऐसी होनी चाहिए, लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, सीधे सटीक होने चाहिए। जैसे भारत की राजधानी क्या है, अब ये नहीं, और तुम्हारा नाम क्या है, राम के पिता का नाम क्या था, 2 और 2 कितने होते हैं, इस प्रकार के सीधे प्रश्न होने चाहिए। अब घुमा फिरा कर और भाषा की जटिलता से प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम पूछ दें कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के कितने प्रकार तय किए जा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही प्रश्न वाक्य लंबा होगा उसमें एक झोल आ जाएगा, और झोल आने पर जो श्रोता है उसको वो ठीक से सुनाई भी नहीं देगा, और वो उसके जो मंतव्य को भी ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हमें वाक्य बहुत छोटे छोटे रखने होते हैं, सीधे सवाल होने चाहिए, और सवाल पूछने से पहले सोच लेना चाहिए कि मुझे उसका उत्तर आता है क्या, या मैं क्या दूं। जैसे हम पूछ लेते हैं
कि जो वर्ण है उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम सीधा प्रश्न पूछते थे वर्ण क्या है, तो सीधा बच्चा जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ण के दो रूप होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है व्यंजन। इस प्रकार के सवाल आपको पूछने चाहिए। तो सवालों के ये ध्यान रखना चाहिए, सवाल संक्षिप्त होने चाहिए, व्याकरणगत उसमें ठीक होना चाहिए और संबद्धता होना चाहिए। और खोजपूर्ण प्रश्न उसको कहते हैं जिससे हम विषय को बाहर निकालते हैं। जैसे हमें पूछना है कि ये निशा है, निशा का अर्थ क्या है। अब आप एक तो तरीका होता है निशा का अर्थ हम सीधा बताते हैं रात, और एक खोजपूर्ण तरीके से हम कैसे निकालते हैं इसका अर्थ कि बच्चों बताओ भाई दिन का विलोम क्या होता है, रात। बच्चे बता देंगे रात। और दिवस का विलोम क्या होगा, थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो रात्रि बता देंगे। तो रात्रि को और क्या कहते हैं, अगर बच्चे बता दें निशा तो ठीक है, नहीं तो हम बता सकते हैं रात्रि को ही निशा कहते हैं। इस प्रकार हम जो अपनी बात को ठीक से रख सकते हैं। एक ये जो चीज है ये हमें अपने कक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान लगातार देखनी चाहिए, जिससे हमारा शिक्षण बहुत प्रभावी हो सकता है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं रहती। अब हम आगे बात करते हैं कि दूसरा जो कौशल है वो पुनर्बलन। पुनर्बलन ऐसा कौशल है जो हमें लगातार दैनिक व्यवहार में भी आवश्यकता पड़ती है और शिक्षण में भी उसकी आवश्यकता पड़ती है। कैसे, जैसे किसी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, फिर उसने कुछ ठीक किया तो आपको शाबाश, तो उसका ध्यान जाएगा कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ। और कहीं उसने गलती की है तो हम एक तो क्या नहीं गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। आप उसके साथ वाले बच्चे से पूछ सकते हो, थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से समझा सकते हो। जैसे उसने मान लो गलती कर दी इसके पर्यायवाची में, मान लो आपने द्विज का पर्यायवाची बताया तो उसने लिख दिया पक्षी, पक्षी ये सही है, तो दूसरा पर्यायवाची लिख दिया इसने कमल। तो अब आप कह सकते हो देखो कमल, पंकज को कमल कहते हैं क्योंकि उसका जन्म कीचड़ में होता है, जलज को पंकज कहते हैं क्योंकि उसका जन्म पानी में होता है। परंतु द्विग का मतलब था दो, कमल का कोई दो के संबंध है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका कमल नहीं होगा, इसको पक्षी भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी कह सकते हैं द्विज को। तो उसका पूरा कंसेप्ट आप दे सकते हैं। तो हमें उसको उसका हौसला नहीं तोड़ना है। आपको नकारात्मक पुनर्मनन करना तो पड़ता है, परंतु ऐसे नकारात्मक पुनर्मनन करना है ताकि वो लगे भी नहीं कि नकारात्मक है। तो ये दोनों प्रकार के पुनर्मनन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। परंतु अपने को फोकस नेगेटिव पॉजिटिव भी रखना है। नेगेटिव का मतलब आप वो नहीं है कि बच्चे को डांटना, फटकारना, ताड़ना नहीं है। यहाँ बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे हैं उसको सही दिशा में लाना है। जैसे आपने कक्षा में पूछा महात्मा गांधी का पूरा क्या नाम है, तो बच्चे मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बता पाए या उल्टा बता दिया, करमचंद मोहनदास गांधी बता दिया। तो आप दूसरे बच्चे से पूछ लीजिए, दूसरे नहीं बताया तीसरे से पूछ लीजिए, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो उसका सही नाम बता देंगे। तो फिर आप दूसरों को उदाहरण से वो बच्चा अपना भी समझ जाएगा, हाँ मैं ठीक नहीं बता रहा था और ये ठीक है। तो इस प्रकार जो पुनर्बलन है उस पर हमें ध्यान रखना। वो शाब्दिक में हाँ, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, ऐसे प्रकार के हम शाब्दिक देते हैं। और अशाब्दिक में ये तप लगा देते हैं, या गर्दन ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वाह वाह, मतलब वो अंदर से हाव भाव से हम उस पर कर उसकी तारीफ कर देते हैं, या वो जो कह रहा है उसको हम पुष्टि कर देते हैं। उसमें एक विविधता होनी चाहिए, एक ही चीज नहीं, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे नहीं। कभी आप वाह बोल दो, कभी अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मस्त, मजा आ गया, आनंद आ गया, सो जीनियस, ऐसे आप मतलब बाइलिंगुअल आप बात कर सकते हैं। तो वो उसमें विविधता होनी चाहिए। जैसे कभी उसके पास जाकर उसके तर्जबी लगा दी, कभी उसके
पास बुलाकर उसको थपथपे लगा दी। तो ये एक नेचुरल होना चाहिए और उसमें विविधता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है शिक्षक के लिए कि उसमें ये क्या किसी की प्रशंसा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और हम दरअसल बच्चे को तो पहले हम गलत वो मान लेते हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम इसको ज्ञान देने जा रहे हैं। तो ये भाव हमारे से अंदर से हटाना चाहिए, क्योंकि हम कोई देने नहीं जा रहे हैं, हम जो उसके अंदर है उसी को बाहर निकालने जा रहे हैं। और हो सकता है उसके बाहर निकालने के प्रक्रिया के दौरान हम भी कुछ नया सीख जाएं। तो इसलिए हम कोई बहुत कुछ उनको देने नहीं जा रहे हैं। तो उनके अपने को कोई थोड़ा सा उधर उधर बताता है तो भी अपने को पॉजिटिव रह करके उसको समझाना होता है। तो ये इसके पुनर्बनन के हमारे घटक है, जिनके आधार पर बच्चे का आपको मतलब विद्यार्थी शिक्षक का आपको आकलन करना होता है। और जो साथी विद्यार्थी शिक्षक है वो उन्हीं घटकों पर उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर उसमें कुछ कमी रहती है तो उसको सुझाव देते हैं, फिर उसकी रिपीटेशन पुनः उसकी योजना बनती है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः योजना। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार ये दूसरे कौशल है जिसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। इसमें क्या होता है कि हम जो बच्चा है वो एक रस नहीं पसंद करता, उसमें उसको बच्चे का जो मस्तिष्क होता है या उसकी जो नैसर्गिक क्षमता होती है वो ये चाहता है कि लगातार कुछ तब्दीलियां होती रहे, एक निरस वातावरण नहीं बने, कुछ उसमें कुछ बदलाव होता रहे। तो इसके लिए शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए, एक जगह खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो वो उसको संचलन करना चाहिए, इधर आ जाए उधर आ जाए। अगर क्लास लंबी चौड़ी है तो पीछे तक घूम घूम के बात कर सकता है, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ से बोला यहाँ यहाँ, ऐसे नहीं, नेचुरली सब जगह जरूरी है। सहजता, सजगता, रोचकता, ये सब जगह जरूरी है। तो इसलिए सब घटकों में शामिल है। फिर है ये खुश मिजाज, वो आ गया, सहजता सरलता में आ गया। फिर इंट्रैक्शन चेंज होना चाहिए। इंट्रैक्शन चेंज के मतलब कभी आप उनको बोल के बताओ, कभी बच्चों से बोल के सुनो, कभी किताब देखने के लिए को। दरअसल क्या होता है कि ये तो 3 प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं, आप गौर करना। एक होता है टीचर और यहाँ स्टूडेंट, ये दोनों एक दूसरे को, टीचर सवाल करता है, बच्चा जवाब देता है, टीचर कुछ कहानी कविता सुनाता है, कुछ प्रयोग बताता है, स्टूडेंट उसमें शामिल होता है। तो ये दोनों तरफ से चलता रहता है। एक होता है स्टूडेंट और स्टूडेंट, ये टीचर क्लास में नहीं होता है तब भी होता है, क्लास में होता है तब भी होता है। जैसे आप एक सवाल करवाया, 5 बच्चों ने कर लिया, 3 बच्चे नहीं कर रहे, तो दूसरे बच्चों से पूछ के वो सवाल कर लेंगे। तो ये होता है स्टूडेंट का और स्टूडेंट का। और तीसरा जो सबसे अधिक जो इंटरेक्शन होता है वो होता है टीलम का, टीचिंग और लर्निंग मेथड। इसमें बुक्स आ जाती है, ग्राफ, ये चार्ट, ये सारी भी जितनी भी सामग्री है जिससे हम सीखते हैं वो सारी की सारी आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। तो हम टीचर को तीनों प्रकार के इंटरेस्ट पर फोकस रखना चाहिए और बच्चे को अधिक से अधिक इस पे उसको लाना चाहिए। ये क्रम है, सबसे कम ये इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है, इस पर लाना चाहिए। अब छोटे बच्चे होंगे वो इस पर कम आते हैं, और जैसे जैसे बड़े बड़े बच्चे आते हैं, जैसे आप कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें स्वाध्याय करते हैं, टीचर का सामने होता ही नहीं है, ये मैटर ही होता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इंटरेक्शन है उसमें तीनों बातें होनी चाहिए, क्योंकि टीचर स्टूडेंट तो करेगा, वो जाएगा नहीं तो वहाँ होगा नहीं, तो इंटरेक्शन वो जाएगा ही क्यों। परंतु रुक के उसको आपस में बात करवानी चाहिए। जैसे एक विषय है तो स्टूडेंट से पूछ के स्टूडेंट जवाब दे रहा है, तो ये स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन कहते हैं अंतःक्रिया को, जो आपस में जो क्रिया है। और उसमें जैसे पूछते हैं किताब में देख तुम क्या लिखा हुआ है, अब वो किताब के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये तीसरा इंटरेक्शन है। तो ये 3 सब प्रकार के इंटरेक्शन होने चाहिए। तो अगला है
गतिविधि आधारित जो एक अभी नई शिक्षा नीति में भी है और एनसीएफ 2005 में भी ये कंसेप्ट आया था कि जो टीचिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो इस पर भी हमें फोकस होना चाहिए ताकि वो जो सीखने का जो क्रम है उसमें तब्दीलियां आती रहेगी, उसमें बार बार चेंजेस आएंगे। इससे बच्चा बोर नहीं होगा और उसमें वो बहुत मस्ती के साथ उस विषय को सीखने के लिए, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहभागी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब होता है जैसे आपको सिखाना है, संज्ञा सिखानी है तो हम एक्टिविटी कैसे करवाते हैं। मान लो 5 साल बच्चे इकट्ठे हो गए, सबसे नाम पूछ लिया, अब फिर उनको कहते अपने अपने नाम लिख दो। अब तुम अपने अपने घर में जो चीजें हैं उनके नाम लिख दो। अब तुम जो क्या महसूस करते हैं उनके नाम लिख दो। अब उन्होंने सब जगह तीनों मिलकर बोर्ड पे लिख दिया। अब इनको छांटो कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक कौन सी होती है और व्यक्तिवाचक कौन सी होती है। बच्चे आसानी से इसको काम को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको टीचर को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और कम से कम काम करना पड़ेगा। साथियों, एक गौर करना, टीचर वास्तव में तो ज्यादा काम करना पड़ता है, तो कक्षा में उसका काम दिखना नहीं चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम लर्निंग और मिनिमम टीचिंग, ये इसका एक मुख्य सिद्धांत है शिक्षण का। जब इस सिद्धांत पे हम फोकस रखेंगे तो हम बच्चे के साथ न्याय कर पाएंगे, उनको सीखने के लिए ज्यादा अवसर प्रदान कर सकेंगे। क्योंकि जब हम नहीं बोलते रहेंगे, हम ही कुछ करते रहेंगे तो बच्चे कब करेंगे। और हमें करवाना किससे? बच्चों से, क्योंकि उनकी अंतर्निहित जो क्षमता है उसको बाहर प्रकट करना है। ये इस कौशल पे बात कर ली थी हमने। तो इन कौशलों के अलावा भी जो कौशल है वो जो ये 13-14 कौशल पते हैं वो लगभग इसी से जुड़े हुए कौशल हैं। तो हम अभी जो हमारा डीएलएड होता है या हमारा जो बीएड का कार्यक्रम होता है, उन सब में इन कौशलों पर हम माइक्रो टीचिंग करवाते हैं। रीट में, टेट में, नेट में इससे संबंधित सवाल जवाब होते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ करके और इसकी प्रकृति को देख लो। प्रस्तावना कौशल कैसे होना चाहिए, आपके खुद के मस्तिष्क में होता है, ये बातें होनी चाहिए। उद्दीपन में, प्रवृत्ति में क्या क्या हो सकता है, फिर कंसेप्ट मतलब उद्दीपन प्रवृत्ति में मतलब होता है उसकी बच्चे के फोकस को चेंज करते रहना। मतलब बच्चे को जो फोकस करना होता है उसके तरीके चेंज करते रहना। जैसे कभी शामपट पर ले आए, कभी उसको किताब में ले आए, कभी चल के दिखा दिया, कभी कोई चीज डायग्राम दिखा दिया। तो ये हम उसके कौशल को बदलते रहते हैं। जैसे है ना, ये उसको दृश्य श्रव्य सामग्री भी बदल दिखा सकते हैं। कभी रेडियो सुना दिया, कभी उसको वीडियो दिखा दिया। तो इनमें तब्दीलियां जरूरी है। उद्दीपन प्रवर्तन का मतलब होता है एक तरीके से फोकस नहीं रखना, बच्चे को अलग अलग उसको फोकस करवाया जाना है। तो हमने अभी जो इस वीडियो में माइक्रो टीचिंग के जो मूल कौशल है जिनको हमें ट्रेनिंग में इस्तेमाल करने हैं, उन पर हमने बात की है। और ये कुछ तरीके बताए हैं जो डायरी में बच्चों को मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो जो 40-45 मिनट का कालांश ले तो उसमें अच्छे से अपनी प्रस्तुति देख सकें। मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे सभी विद्वान साथियों का और मेरे विद्यार्थियों का धन्यवाद है। मेरे साथ सदैव जुड़े रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।